यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय पर प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद को कैसे जन्म दिया? फ्रांसीसी क्रांति के बाद के बदलाव आए। 1700 निवासी तक फ्रांस एक निरंकुश सम्राट के नियंत्रण में था। फ्रांसीसी क्रांति ने सत्ता को राजशाही से फ्रांसीसी नागरिकों को हस्तांतरित कर दिया। आई ला पैत्री पितृभूमि और ले सिटीजन नागरिक के विचार फ्रांसीसी संविधान के अंतर्गत समान अधिकारों का आनंद लेने वाले समुदाय के सिद्धांत पर केंद्रित थे। लाई शाही ध्वज के स्थान पर फ्रांसीसी तिरंग ध्वज ने ले लिया। एस्टेट्स जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली के साथ समान कानून लागू हुए। आईवी फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सोचा कि यूरोप की जनता को निरंकुश शासन से मुक्त करना और उन्हें राष्ट्र के गठन में सहायता करना उनकी जिम्मेदारी है। फ्रांसीसी क्रांति के विचारों का प्रसार, स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के विचार 1790 के दशक में नीदरलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम जैसे यूरोप के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। छात्रों और शिक्षित मध्यम वर्ग ने जैकबिन क्लब की स्थापना की। आई फ्रांसीसी सेनाओं ने यूरोप के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रवाद के विचार को प्रसारित किया। नेपोलियन संहिता 1804, नेपोलियन कोड। आई सम्राट नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियन संहिता या सिविल कोड पेश किया, जिसने कानून के सामने समानता की स्थापना की, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त किए और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। आई संहिता यूरोप के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर स्विट्जरलैंड, इटली, डच गणराज्य और जर्मनी में लोकप्रिय हो गई। आई नेपोलियन ने सामंती प्रणाली को समाप्त कर दिया, प्रशासनिक विभागों को सरल बनाया और किसानों को सामंती करों के भुगतान से मुक्त किया। आईवी परिवहन और संचार में सुधार हुआ। व्यापारियों और छोटे स्तर के उत्पादकों ने एक सामान्य मुद्रा, मानकीकृत वजन और माप और समान कानूनों का महत्व समझा, क्योंकि इनसे पूंजी और माल की आवाजाही सुगम हो गई। यूरोपीय समाज और राष्ट्रवाद, यूरोपियन सोसाइटी एंड नेशनलिज्म। 18वीं शताब्दी के यूरोप में समाज में क्या परिवर्तन आए? 18वीं शताब्दी के मध्य का यूरोप, मिड 18th सेंचुरी यूरोप। यह फ्रांसीसी क्रांति से पहले यूरोप में लगभग सभी राज्य राजशाही थे। आई इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सामूहिक पहचान या समान संस्कृति नहीं थी। हाली ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य विभिन्न क्षेत्रों और लोगों का मिश्रण था। आईवी इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग विभिन्न भाषाएं बोलते थे। वी हंगरी में आधी आबादी मैग्यार बोलती थी, जबकि बाकी विभिन्न बोलियां बोलते थे। गैलिशिया में अभिजात वर्ग पोलिश बोलता था। अभिजात वर्ग और नया मध्यम वर्ग, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अन्य सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमिपति अभिजात वर्ग यूरोप में प्रमुख वर्ग था। वे संख्यात्मक रूप से छोटे समूह थे और समान जीवन शैली से जुड़े हुए थे। वे ग्रामीण इलाकों में संपत्तियों के मालिक थे। उच्च समाज में वे फ्रांसीसी भाषा बोलते थे। आई जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा किसानों से बना था, जो किराएदारों, छोटे मालिकों या दासों के रूप में भूमि पर काम करते थे। आलाली यूरोप के सभी हिस्सों में औद्योगिकीकरण एक ही समय में शुरू नहीं हुआ। इंग्लैंड में यह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ, जबकि फ्रांस और जर्मनी में यह 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। आईवी औद्योगिकीकरण ने श्रमिक वर्ग की आबादी और पेशेवरों, औद्योगिक और व्यावसायिक लोगों से बने मध्यम वर्ग सहित नए सामाजिक समूहों का निर्माण किया। वी अभिजात विशेषाधिकारों के उन्मूलन के बाद राष्ट्रीय एकता के विचारों ने उदार और शिक्षित मध्यम वर्ग के बीच लोकप्रियता हासिल की। उदारवाद का अर्थ और महत्व, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद किसके लिए खड़ा था? 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक यूरोप में राष्ट्रीय एकता का विचार उदारवाद की विचारधारा से जुड़ा हुआ था। आई उदारवाद शब्द लैटिन शब्द लिबर से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। यूरोप के नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ
व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी की समानता था। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद आए। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद धार्मिक विशेषाधिकारों का विरोध करता था, निरंकुशता के अंत और संसद सरकार के सिद्धांत को कायम रखने वाले संविधान का समर्थन करता था। कानून के सामने समानता का मतलब सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, क्योंकि संपत्ति रहित पुरुषों और महिलाओं को वोट देने की अनुमति नहीं थी। इससे उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों के लिए विरोध करने के लिए प्रेरित किया। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद आए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का अर्थ बाजारों की स्वतंत्रता और माल एवं पूंजी की आवाजाही पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उन्मूलन था। जर्मनी के कई मध्यम वर्ग के सदस्यों ने एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण और माल एवं पूंजी की बाधा रहित आवाजाही के लिए तर्क दिया। 1834 में झोल्वेरिन या सीमा शुल्क संघ का गठन हुआ। इसने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या को 30 से घटाकर 2 कर दिया। झोल्वेरिन ने आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया, जिसने राष्ट्रीय एकता की भावना को भी मजबूत किया। आईवी आर्थिक राष्ट्रवाद और एकीकरण की लहर ने राष्ट्रवादी भावनाओं को और अधिक मजबूत किया। संरक्षणवाद की भावना, स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। संरक्षणवादियों और क्रांतिकारियों के विचार क्या थे? 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारों ने संरक्षणवाद का मार्ग अपनाया। संरक्षणवादी राज्य की पारंपरिक संस्थाओं जैसे राजशाही, चर्च, संपत्ति और परिवार को बनाए रखने में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि यूरोप की निरंकुश राजशाही एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था और सामंतवाद एवं दासत्व के उन्मूलन से लाभान्वित हो सकती है। वेना कांग्रेस 1815 आयकागे ला गए। 1815 में यूरोपीय शक्तियों ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस के प्रतिनिधियों ने यूरोप की सीमाओं को फिर से खींचने के लिए वियना में मुलाकात की। इस कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इस बैठक को वियना कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि का उद्देश्य यूरोप में राजशाही को बहाल करना और एक संरक्षणवादी व्यवस्था बनाना था। आईवी बोर्बन वंश को सत्ता में बहाल किया गया। उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया और जेनुआ को पीडमोंट में जोड़ा गया। प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा दिया गया, रूस को पोलैंड का हिस्सा और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण मिला। जर्मन परिसंघ को अछूता छोड़ दिया गया। इस प्रकार नेपोलियन द्वारा उखाड़े गए राजघरानों को बहाल किया गया और यूरोप में एक नई संरक्षणवादी व्यवस्था बनाई गई। संरक्षणवादी शासन, कंजर्वेटिव रिजीम्स। संरक्षणवादी शासन निरंकुश थे और असहमति या आलोचना सहन नहीं करते थे। उन्होंने उन गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर प्रश्न उठाती थी। प्रेस की स्वतंत्रता उन प्रमुख मुद्दों में से एक थी जिसे उदार राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया। गुप्त समाजों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज। यूरोप के विभिन्न हिस्सों में गुप्त समाज उभरे, जिनका उद्देश्य क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करना और उनके विचारों का प्रसार करना था। ग्युसेपे मैजिनी एक इतालवी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की। मैजिनी का मानना था कि इटली का एकीकरण इटली की स्वतंत्रता का आधार हो सकता है। उनके मॉडल का अनुसरण करते हुए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त समाज स्थापित किए गए। मैजिनी की राजशाही के प्रति अडिग विरोध से संरक्षणवादी भयभीत थे। मेटरनिक ने उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में रोमांटिकता ने कैसे योगदान दिया? विभिन्न राष्ट्रों में क्रांतियां, रेवोल्यूशंस इन डिफरेंट नेशंस। यूरोप के कई क्षेत्रों में, जैसे इटली और जर्मनी की रियासतें, ऑटोमन साम्राज्य के प्रांत, पोलैंड और आयरलैंड में उदारवाद और राष्ट्रवाद की विचारधाराएं क्रांति से जुड़ी हुई थी। संरक्षणवादी शासन के दौरान सत्ता में आए बोर्बन राजाओं को उदार क्रांतिकारियों द्वारा हटा दिया गया, जिन्होंने लुई फिलिप को नए सम्राट के रूप में एक संवैधानिक राजशाही स्थापित की।
ग्रीस के स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित किया। कवियों और कलाकारों ने ग्रीस की प्रशंसा यूरोपीय सभ्यता की जन्मस्थली के रूप में की। इससे मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष में जन समर्थन जुटाने में मदद मिली। रोमांटिकता और राष्ट्रीय भावना, रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग, कला, कविता, संगीत और कहानियों के रूप में संस्कृति ने एक राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोमांटिकता एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य राष्ट्रवादी भावना का विकास करना था। रोमांटिक, जैसे कि जर्मन दार्शनिक जोहान गॉटफ्रीड का दावा था कि जर्मन संस्कृति दास वोल्क यानी आम लोगों में पाई जा सकती है। लोकगीत, कविता, संगीत और नृत्य का लोकप्रियकरण राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से किया गया। यह विशेष रूप से जर्मनी और पोलैंड के मामले में सच था। स्थानीय लोक कथाओं का संग्रह और स्थानीय भाषाओं का उपयोग आधुनिक राष्ट्रवादी संदेश को एक बड़े, अधिकतर अशिक्षित दर्शकों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हुआ। भाषा भी राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने में सहायक बनी। पोलिश भाषा का उपयोग रूसी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक माना गया। यूरोप में आर्थिक कठिनाइयां, इकोनॉमिक हार्डशिप्स इन यूरोप। आर्थिक कठिनाइयां यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण कैसे बनी? यूरोप में 1830 के दशक में जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी और बार-बार फसल की असफलता के कारण जबरदस्त आर्थिक कठिनाइयां हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नौकरियों की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। वे शहरों के भीड़भाड़ वाले स्लमों में रहते थे। किसानों ने सामंती देव के कारण संघर्ष किया और छोटे उत्पादकों को सस्ते, मशीन से बने आयातित सामानों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यह विशेष रूप से कपड़ा उत्पादन के लिए सच था, जिसे मुख्य रूप से छोटे कार्यशालाओं और घरों में किया जाता था। यूरोप में विरोध और विद्रोह, प्रोटेस्ट एंड रिवोल्ट्स इन यूरोप। 1848 में खाद्य संकट और बेरोजगारी ने पेरिस में व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। राजा लुई फिलिप को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक नेशनल असेंबली ने एक गणराज्य की घोषणा की। 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वयस्क पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया और काम का अधिकार सुनिश्चित किया। नौकरियां देने के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाएं स्थापित की गई। वे 1845 में सिलीशिया के बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया जिन्होंने तैयार वस्त्रों के लिए भुगतान में कटौती की। यह घटना जर्मन श्रम आंदोलन के इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई। उदारवादियों की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म, उदारवादियों द्वारा नेतृत्व वाली क्रांति ने राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दिया? फ्रांस में फरवरी 1848 की घटनाओं ने सम्राट के त्याग और सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार के आधार पर गणराज्य की घोषणा की। इटली, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के उदार मध्यम वर्ग के पुरुष और महिलाएं अपनी संवैधानिकता की मांगों के साथ राष्ट्रीय एकता के लिए शामिल हुए। उन्होंने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता के संसदीय सिद्धांतों पर आधारित एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग की। फ्रैंकफर्ट संसद, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, मध्यवर्गीय पेशेवरों, समृद्ध कारीगरों और व्यापारियों ने फ्रैंकफर्ट शहर में एक अखिल जर्मन राष्ट्रीय सभा के लिए मतदान किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट संसद में पहुंचे। वहां उन्होंने एक संविधान का मसौदा तैयार किया जो संसद के नियंत्रण में राजशाही को रखता था। प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चौथे ने इन शर्तों पर ताज को अस्वीकार कर दिया और चुनी हुई सभा का विरोध करने के लिए अन्य सम्राटों के साथ शामिल हो गए। संसद पर मध्य वर्ग का प्रभुत्व था जिसने श्रमिकों की मांगों का विरोध किया और अंततः उनके समर्थन को खो दिया। महिलाओं के राजनीतिक अधिकार, विमेन्स पॉलिटिकल राइट्स। महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया। उन्होंने राजनीतिक संघों का गठन किया, समाचार पत्र शुरू किए और राजनीतिक संघों में भाग लिया। फिर भी उन्हें सभा के चुनावों के दौरान मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद के दौरान
महिलाओं को आगंतुक गैलरी में खड़े होने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश दिया गया। रूढ़िवादी शासनों द्वारा अपनाए गए परिवर्तन। आई 1848 में रूढ़िवादी ताकतों ने उदारवादी आंदोलनों को दबाने में सफलता प्राप्त की। आई मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजतंत्रों ने कुछ ऐसे परिवर्तन अपनाए जो 1815 से पहले पश्चिमी यूरोप में हो चुके थे। आइजे हैब्सबर्ग राज्य और रूस में बंधुआ मजदूरी और दास्ता समाप्त कर दी गई। 1867 में हंगेरियन लोगों को हैब्सबर्ग शासकों द्वारा स्वायत्तता दी गई। राष्ट्र राज्य निर्माण में सेना और कूटनीति की भूमिका। जर्मनी और इटली कैसे एकीकृत राष्ट्र बने? जर्मनी की राजनीतिक स्थिति और एकीकरण। पॉलिटिकल सिचुएशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 1848 में मध्यम वर्ग के जर्मनों ने जर्मन परिसंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एक राष्ट्र राज्य में एकजुट करने की कोशिश की। इस पहल को राजशाही, सेना और प्रशा के बड़े जमींदारों की संयुक्त ताकतों ने दबा दिया। आई प्रशा के मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क पूरे प्रक्रिया के वास्तुकार थे। प्रशा ने डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया को 7 सालों में लड़ी गई 3 युद्धों में पराजित किया, जिसने जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। अल्लाए प्रशा के राजा विलियम प्रथम को 18 जनवरी 1971 को वर्साई में एक समारोह में जर्मन सम्राट घोषित किया गया। आईवी राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसने जर्मनी में बैंकिंग, मुद्रा और न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। वी प्रशा के तरीकों और प्रथाओं को शेष जर्मनी के लिए एक मॉडल बना दिया गया। इटली का एकीकरण प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के एकीकरण से पहले की राजनीतिक स्थिति। आई 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में विभाजित था। आई उत्तर ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के नियंत्रण में था। दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बोर्बन राजाओं के अधीन था और केंद्र पोप द्वारा शासित था। आई इतालवी भाषा ने सामान्य रूप धारण नहीं किया था। आईवी एकीकरण प्रक्रिया का नेतृत्व 3 क्रांतिकारियों ग्यूसेप्पे माज़नी, काउंट कैमिलो डी कैवूर और ग्यूसेप्पे गैरिबाल्डी ने किया। इटली का एकीकरण प्रक्रिया। आई ग्यूसेप्पे माज़नी ने इतालवी एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक गुप्त समाज यंग इटली की स्थापना की। आई 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की विफलता के बाद इटली के राज्यों को युद्ध के माध्यम से एकीकृत करने की जिम्मेदारी सारडीनिया पाइडमोंट के शासक किंग विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गए। आई सारडीनिया पाइडमोंट ने फ्रांस के साथ गठबंधन करने के कैवूर के कूटनीतिक कदम के माध्यम से 1959 में ऑस्ट्रियाई बलों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की। आईवी ग्यूसेप्पे गैरिबाल्डी की सेनाएं भी इसमें शामिल हुई और उन्होंने स्पेनिश शासकों को बाहर निकालने के लिए किसान समर्थन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। वी 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। ब्रिटेन का अनोखा मामला, यूनिक केस ऑफ ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम का गठन। ब्रिटेन कैसे एक राष्ट्र बना? आई 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन नाम का कोई राष्ट्र नहीं था। आई ब्रिटिश द्वीपों के निवासी विभिन्न पहचान और जातीय समूहों से संबंधित थे, जैसे कि अंग्रेज, स्कॉट, आयरिश और वेल्श। इनमें से प्रत्येक की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। ब्रिटेन का गठन एक लंबे संघर्ष का परिणाम था, न कि एक क्रांति या अचानक उथल-पुथल का। आईवी 1688 में इंग्लैंड की संसद ने एक लंबी लड़ाई के बाद राजशाही से सत्ता हथिया ली। वी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच 1707 का संघ अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम का गठन किया। इस अधिनियम ने इंग्लैंड को स्कॉटलैंड पर नियंत्रण दे दिया और अंततः स्कॉटलैंड की विशिष्ट संस्कृति को दबा दिया गया। आयरलैंड में ब्रिटिश प्रभुत्व। 1. आयरलैंड प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच विभाजित था। अंग्रेजों ने कैथोलिकों द्वारा बहुल क्षेत्रों में नियंत्रण करने के लिए आयरलैंड के प्रोटेस्टेंटों की सहायता की। एक आयरिश क्रांतिकारी वुल्फ टोन और उनके संगठन यूनाइटेड आयरिशमैन ने
1798 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन वे असफल रहे और आयरलैंड को 1801 में यूनाइटेड किंगडम में जबरन शामिल कर लिया गया। आई ब्रिटिश ध्वज, यूनियन जैक, राष्ट्रीय गान, गॉड सेव आवर नोबल किंग और अंग्रेजी भाषा नए ब्रिटेन के प्रतीक बने। राष्ट्र की परिकल्पना, पर्सोनिफाइंग अ नेशन। दृश्य प्रतीकों ने राष्ट्रवाद के विचार में कैसे योगदान दिया? राष्ट्र का व्यक्तिकरण। 1. 18वीं और 19वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्र को मानो एक व्यक्ति के रूप में चित्रित करने का निर्णय लिया। आई राष्ट्रों को एक महिला आकृति के रूप में दिखाया गया ताकि एक अमूर्त विचार को ठोस रूप में प्रस्तुत किया जा सके। आल्टी फ्रांसीसी क्रांति के कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणराज्य जैसे विचारों को चित्रित करने के लिए महिला रूपक का उपयोग किया। आई स्वतंत्रता को लाल टोपी और टूटी हुई जंजीरों के साथ सजाया गया था, जबकि न्याय का प्रतीक ब्लाइंड फोल्ड और तराजू थे। मैरियन ने आई फ्रांस में महिला रूपक को मैरियन ने कहा जाता था, जिसने फ्रांस को एक लोगों के राष्ट्र राज्य के रूप में दर्शाने का संकेत दिया। आई उसकी विशेषताएं स्वतंत्रता और गणराज्य से ली गई थी। लाल टोपी, कॉकेड और तिरंगा। हाली मैरियन ने की मूर्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया और उसकी छवियों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लोगों को याद दिलाने के लिए टिकटों और सिक्कों पर अंकित किया गया। जर्मेनिया। जर्मेनिया जर्मनी का रूपक थी। उसे ओक पत्तियों के मुकुट के साथ दिखाया गया। जर्मन ओक वीरता का प्रतीक है। इसका उद्देश्य जर्मनों को वीरता का प्रतीक मानना था। साम्राज्यवाद का उदय। बाल्कन संकट। जब यूरोप में राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के साथ जुड़ गया तो क्या हुआ? बाल्कन राज्य। आई बाल्कन में वर्तमान ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, सर्बिया और बोस्निया हर्जेगोविना शामिल थे। ओटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद और रोमांटिक राष्ट्रवाद के प्रसार के कारण ये राष्ट्रवादी तनाव के स्रोत बन गए। आई ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के माध्यम से खुद को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन इसमें बहुत कम सफलता मिली। बाल्कन राज्यों में राष्ट्रवाद का उदय। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द बाल्कन स्टेट्स। आई बाल्कन लोगों ने राष्ट्रीयता के आधार पर स्वतंत्रता के लिए अपने दावों की स्थापना की और इतिहास का उपयोग करके यह साबित किया कि वे कभी स्वतंत्र थे और विदेशी शक्तियों द्वारा अधीनस्थ कर दिए गए थे। आई बाल्कन राज्यों के विद्रोही लोग मानते थे कि उनके संघर्ष उनके लंबे खोए हुए स्वतंत्रता को जीतने का प्रयास थे। आल्ली बाल्कन राज्यों में एक दूसरे के प्रति अत्यधिक ईर्ष्या थी और वे अधिक क्षेत्रों का अधिग्रहण करना चाहते थे। आई यूरोपीय शक्तियां जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी बाल्कन में दूसरे शक्तियों के नियंत्रण का विरोध करना चाहते थे ताकि अपने खुद के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा सके। वी बाल्कन राज्यों के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता ने कई युद्धों को जन्म दिया और अंततः 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। औपनिवेशिक देशों में साम्राज्यवाद विरोधी और राष्ट्रवाद का उदय। एंटी इंपीरियलिज्म एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज बाय। 19वीं सदी में कई उपनिवेशित राष्ट्रों ने साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध किया और स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों के गठन के लिए संघर्ष शुरू हुआ। उपनिवेशित राष्ट्र सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित हुए। यूरोपीय राष्ट्रवाद के विचारों की हर जगह नकल नहीं की गई। इसके बजाय लोगों ने अपने खुद के राष्ट्रवाद का रूप विकसित किया। समाजों को राष्ट्र राज्यों में संगठित करना स्वाभाविक और सार्वभौमिक